हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, जिसमें हमने आर यानी प्रतिरोध और रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी, तथा हमने पढ़ा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, जिसे हमने क्या कहा कंडक्टिविटी, या इसे प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि इस आपके जो है चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी केमिस्ट्री के अंतर्गत दिए गए विलयन की चालकता ज्ञात करना। तो यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन, यानी कि कोई आयनिक विलयन है तो उसके जो है हम चालकता या कंडक्टिविटी या कप्पा के मान को कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि फिजिक्स के अंतर्गत आपने एक ब्रिज पढ़ा है जिसे कहा जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके क्या होते हैं कि 4 रेजिस्टेंस जो हैं वे कार्य करते हैं, जिसमें R1, R2, R3 और R4 होता है, जिसमें से कोई एक जो रेजिस्टेंस है जिसका मान जो है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स के अंतर्गत किसी भी दिए गए तार या किसी भी धातु का रेजिस्टेंस जो है वह हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और जब किसी भी तार या धातु का रेजिस्टेंस जो होता है वह आसानी से ज्ञात हो जाता है, तो उसकी सहायता से हम उसके जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी रो का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि पिछली कक्षा में या पिछली वीडियोज में आपने पढ़ा कि प्रतिरोध R बराबर रो इंटू यल अपान ए के। तो जैसे ही हमें तार की लंबाई या धातु की लंबाई, उसका क्षेत्रफल और जो है ज्ञात होता है, तुरंत रेजिस्टेंस की सहायता से हम उसके विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी को ज्ञात कर लेते हैं। और साथ साथ आपको यह भी बताया गया था कि पिछली वीडियोज में कि आपके जो है रो का जस्ट अपोजिट जो है वह आपका क्या होता है कंडक्टिविटी या कप्पा होता है। यानी कि दिए गए किसी भी अज्ञात रेजिस्टेंस को, जैसे पदार्थ के रेजिस्टेंस को जैसे ही हम ज्ञात करते हैं, तो रेजिस्टेंस की सहायता से हम आसानी से जो है रो का मान ज्ञात कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी ज्ञात होती है, और रेजिस्टिविटी जैसे ही ज्ञात होती है जस्ट इसका अपोजिट जो है हम कंडक्टिविटी या कप्पा के मान को हम ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वह कैसे कार्य करता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में एक जगह पे आपका एमीटर लगा होता है, उसके बाद जो है रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 होता है, जिसमें से R2 जो है वह अननोन है। जब बहने वाली धारा, या दूसरे शब्दों में जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वह बैलेंस की स्थिति में आ जाता है, या प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वह संतुलन की स्थिति में कब आता है। तो संतुलन की स्थिति में जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज आता है तो बहने वाली धारा का मान जो होता है वह शून्य हो जाता है, यानी अमीटर जो होता है वह शून्य शो करना चालू कर देता है। और साथ साथ R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4 की संतुलन की स्थिति होती है। यानी कि
इन चारों का अनुपात जो होता है वह जब बराबर हो जाता है तब उस स्थिति में व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वह संतुलन की स्थिति में या बैलेंस की स्थिति में कहा जाता है। अब चूंकि इसी बैलेंस की स्थिति के समय ही हम क्या करते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस को या दिए गए तार या धातु के रेजिस्टेंस को आसानी से हम इस फार्मूले की सहायता से R2 अननोन इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R4 अपॉन R3 से हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज कि कभी भी R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4 को रटने की कोशिश मत करिए कि यह बैलेंस की स्थिति है। हम एक साइड से या ऊपर R1 अपान R2 R3 अपान R4 का की संतुलन की स्थिति कह सकते हैं, या एक साइड R1 अपान R3 बराबर आपका R2 अपान R4 की स्थिति को भी संतुलन की स्थिति कह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक साइड चाहे हम ऊपर से या एक जो है आपके राइट या लेफ्ट साइड से जो है क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का रेशियो जो है दोनों तरफ बैलेंस की स्थिति में लाते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि दिए गए तार या धातु के जो है रेजिस्टेंस को निकाल करके हम उसकी सहायता से रो का मान ज्ञात कर सकते हैं, और रो का जस्ट अपोजिट जो होता है वह कंडक्टिविटी या चालकता होती है। अब यहाँ तो हो गया कि कोई दी गई धातु की बात हो रही, लेकिन हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉल्यूशन की, यानी कि कोई आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम कैसे जो है उसके रेजिस्टेंस को ज्ञात करके कैसे आसानी से जो है हम चालकता या कप्पा के मान की गणना करेंगे। तो पहली चीज आपको ये पता है कि दो समस्याएं आती हैं। एक समस्या आती है कि अगर किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे दिए गए सॉल्यूशन में दिष्ट धारा या सेल की सहायता से विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रोड लगा करके प्रवाहित करना चालू कर दी, एक आपका प्लस हो गया एक माइनस हो गया, और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे कि जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे आयनिक सॉल्यूशन का प्लस वाला पार्ट जो है वह माइनस की तरफ और माइनस वाला पार्ट जो है वह प्लस की तरफ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों आपके थिक हो जाएंगे, और जैसे ही आपका थिक होना यानी कि ये मैक्सिमम थिक हो जाएंगे, विलयन में आयन जो है वह समाप्त हो जाएगा, और विलयन में आयन समाप्त हो जाने पर उसकी चालकता जो है वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमको ज्ञात करना है चालकता के बारे में, तो चालकता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि डीसी करंट जो प्रवाहित करते हैं, यानी सेल की जगह पे हम क्या करेंगे एसी या अल्टरनेट करंट जो है वह प्रवाहित करने की क्रिया करेंगे। यानी कि एक समस्या तो आपकी क्या आई, एक समस्या आती है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका जो है रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम कभी भी डीसी करंट का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा जो है एसी करंट का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज कि आपके क्या होते हैं कि कोई यह धातु नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है एक विलयन होता है, तो इसको डायरेक्टली हम व्हीट स्टोन ब्रिज से कतई जोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रकार के आपके जो है बर्तन बनाए जाते हैं या एक विशेष प्रकार का सेल बनाया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोनेंट को भर करके हम क्या करते हैं कि करंट को ले जा करके उसको जो है व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ देते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आपके यहाँ पे सेल की गणन दिखाया गया है कि जो आपके क्या होते हैं कि हम विशेष प्रकार के सेल को बनाने की क्रिया करते हैं, जिसमें आपका प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है तथा साथ साथ यहाँ पर प्लेटिनम जो होता है वह
लगा दिया जाता है इलेक्ट्रोड पर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लेटिनम के तार होते हैं और साथ साथ यहाँ पे हम प्लेटिनम को यूज कर देते हैं। तो दिए गए विद्युत अपघट्य को हम क्या करते हैं, यहाँ पर भर करके या यहाँ पर भर करके इसके तारों को ले जा करके हम क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कि दिए गए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो है आसानी के साथ जो है हमें रेजिस्टेंस जो है वह ज्ञात हो जाता है। और जैसे ही आपका रेजिस्टेंस जो होता है वह ज्ञात होता है, तुरंत ही आपका क्या होता है कि रेजिस्टेंस ज्ञात होते ही हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी R ज्ञात कर सकते हैं। और R का मान ज्ञात होते ही आप विशिष्ट प्रतिरोध रो को हम ज्ञात कर सकते हैं किसकी सहायता से, रेजिस्टेंस की सहायता से। और जैसे ही रेजिस्टेंस आपका ज्ञात हो गया तो रेजिस्टेंस के साथ जो है हमने रो को निकाला, और रो जैसे ही ज्ञात होता है जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं तो हमें उस सॉल्यूशन का या उस आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कप्पा का मान या चालकता का मान जो है वह ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि R इक्वल टू रो इंटू यल अपान यल के, यल अपान ए के। यल क्या है, आपकी लेंथ है, ये क्या है आपका एरिया या क्षेत्रफल है, उसके बाद रो है और उसके बाद ये आपका R है। R इक्वल टू इसका हमने रो का क्या कर दिया, अपोजिट 1 अपान ए, यल अपान ए की जगह पे जी स्टार क्या है आपका सेल कांस्टेंट है। यानी कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि यल और ए का मान जो है वह स्थिर हो जाएगा, तब उस समय हमें जो कांस्टेंट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट कहेंगे। तो सेल कांस्टेंट का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, कप्पा इक्वल टू जी नॉट अपान R के, यानी कि सेल कांस्टेंट अपान जो है आपका रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि विद्युत अपघट्य विलयन में आपके क्या होते हैं कि जैसे कोई पहली चीज तो आपने पढ़ा धातुओं के अंतर्गत कि धातुओं में कभी कंपोनेंट जो होता है चाहे जितनी विद्युत धारा चेंज की जाए उसका कंपोनेंट नहीं चेंज होगा, क्योंकि उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करने की क्रिया करते हैं। जबकि आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसके कंपोनेंट की सहायता से हम उसका कंसंट्रेशन जो है वह चेंज कर सकते हैं। 1 मोल कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन ले, 2 मोल का कोई सॉल्यूशन ले, 3 मोल का कोई सॉल्यूशन ले, यानी कहने का मतलब यह है कि सांद्रता जो है वह बदली जा सकती है, और सांद्रता बदलने के साथ कंसंट्रेशन बदलने के साथ ही आपके क्या होते हैं कि उसमें आयनों की संख्या जो है वह भी प्रभावित होगी, और आयनों की संख्या प्रभावित होने के साथ उसकी चालकता जो है वह भी प्रभावित हो जाएगी। तो चूंकि यह जो चालकता प्रभावित हो रही है या मोलों के कारण प्रभावित हो रही है या आयन के मोलों की संख्या के कारण प्रभावित हो रही है, इसीलिए एक नया टर्म आता है जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। यानी कि जब मोलों के कारण जो है चालकता प्रभावित हो जाती है या चालकता ज्ञात की जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। तो मोलर चालकता को लैम्डा यम से प्रदर्शित करने की क्रिया की जाती है। लैम्डा यम इक्वल टू आपका कप्पा अपान सी, यानी कि मोलर चालकता बराबर चालकता या कंडक्टिविटी अपान जो है कंसंट्रेशन या सांद्रता। तो कप्पा या चालकता जो है या कंडक्टिविटी का जो आपका यूनिट होती है वह साइमन प्रति मीटर होती है, अपान जो है सांद्रता की जो यूनिट होती है वह मोल प्रति घन मीटर होती है। तो इस प्रकार से जब हम मीटर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 जो है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस और 3 प्लस आपस में घट करके कितना बच जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइमन मीटर स्क्वायर। नीचे आपका क्या बचेगा, मोल, तो प्रति मोल। अब मीटर की स्क्वायर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जो आपका साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल था उसको हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल भी लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि किसी भी दिए गए वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन का जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम उसकी चालकता यानी कि उसके कप्पा के मान या कंडक्टिविटी और साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से आप देखेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल है आपका कि एक जो है आपका 0.1 मोल प्रति लीटर KCl बिलियन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यानी कि एक जो है आपकी 1 बिलियन की सांद्रता KCl की कितनी दी गई 0.1, जिसका प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसका प्रतिरोध यानी कि R1 बढ़ा करके यानी 100 ओम से बढ़ा करके कितना कर दिया जाए 520 कर दिया जाए और सांद्रता को चेंज करके 0.1 मोल प्रति लीटर से चेंज करके 0.02 मोल प्रति लीटर कर दिया जाए, तो कह रहा है कि दूसरी सांद्रता यानी 0.02 मोल प्रति लीटर KCl बिलियन की चालकता एवं मोलर चालकता यानी कि कंडक्टिविटी कप्पा का मान और साथ साथ लैम्डा यम का मान ज्ञात कीजिए। जबकि आपका पहली सांद्रता यानी कि 0.1 मोल प्रति लीटर KCl बिलियन के कप्पा या चालकता का मान जो है 1.29 साइमन प्रति मीटर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें क्या क्या दिया गया है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि सांद्रता C1 का मान जो है दिया गया है 0.1 मोल प्रति लीटर। उसके बाद R1 का मान दिया गया है या रेजिस्टेंस फर्स्ट का मान 100 ओम दिया गया है। R2 का मान जो है या रेजिस्टेंस 2 का मान जो है वह 520 ओम दिया गया है। दूसरी सांद्रता या बिलियन की सांद्रता जो परिवर्तित की गई वह 0.02 मोल प्रति लीटर दी गई है और कप्पा 1 का मान या चालकता 1 का मान 1.29 साइमन प्रति मीटर दिया गया है। पूछ रहा है कप्पा 2 या चालकता 2 का मान और लैम्डा M2 का मान जो है वह पूछ रहा है कि यानी कि देखिए दूसरी सांद्रता के लिए K2 और लैम्डा M के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको फार्मूला पहले से ही पता है कि एक कप्पा बराबर आपका G0 अपान R के चालकता बराबर आपका सेल कांस्टेंट अपान जो है वह R के दिया गया है। तो यहाँ पे हल के रूप में दिया गया है कप्पा इक्वल टू G0 अपान R के। तो कप्पा यानी कंडक्टिविटी, उसके बाद G0 आपका सेल कांस्टेंट अपान जो है R रेजिस्टेंस। तो G0 यानी सेल कांस्टेंट इक्वल टू आपका कप्पा इंटू रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टेंस के। तो K1 का मान ऑलरेडी आपको क्लियर है कि K1 का मान कितना दिया गया है 1.29 साइमन प्रति मीटर गुणे आपका R1 का मान आपको पता है 100 ओम। तो इस प्रकार से G0 इक्वल टू आपका क्या हो गया 129 मीटर इनवर्स। इस प्रकार से G0 का मान आपको मिल गया। तो G0 निकालने का हमारा क्या उद्देश्य था कि हम जो है K2 के मान की गणना करेंगे। तो अब फिर यहाँ से आपका K2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा G0 अपान R2 के। तो K2 इक्वल टू G0 अपान R2 के। तो G0 का मान आपको पता हो गया कितना G0 का मान है 129। R2 का मान ऑलरेडी आपको कितना क्लियर है 520 ओम। तो इस प्रकार से 129/520 भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.248 साइमन प्रति मीटर। यानी कि K2 का मान आपको ज्ञात हो गया कितना 0.248 साइमन प्रति मीटर के। अब उसके पश्चात आपका क्या होता है, आपने पढ़ा कि लैम्डा एम बराबर आपका चालकता या कंडक्टिविटी बटे सांद्रता के। तो चूंकि यहाँ पे हम K2 की बात हो रही, K2 की सांद्रता और साथ साथ जो है आपके पूछा जा रहा है चालकता और मोलर चालकता के। तो कंडक्टिविटी या चालकता हमने ज्ञात कर ली, मोलर चालकता बराबर K2 अपान C के।
तो अब चूंकि और एक चीज ध्यान दीजिए कि C का मान जो होता है कभी भी लीटर में यूज नहीं किया जाता है, जबकि प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, प्रश्न में आपका जो है लीटर में दिया गया है। यहाँ पे हमको इसे मीटर में चेंज करना होता है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का 1000 का गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए 0.02 मल्टीप्लाई आपका 1000, तो आ गया आपका 20 मोल प्रति घन मीटर के। तो इस प्रकार से आपका 20 मोल प्रति घन मीटर के आ गया। तो अब इसको ले जा करके हम K2 के मान को रखेंगे, तो K2 का मान हमको मिला है 0.248 हमने रख दिया, और C या सांद्रता का मान हमने चेंज किया, कितना वो तो ऑलरेडी पता था, लेकिन हमने इसके जो है यूनिट को चेंज किया, तो आ गया कितना 20। तो हमने यहाँ पे 20 मान रखा। जब 20 मान को रख दिया गया तो 20 मान रखने के पश्चात भाग किया गया, तो भाग करने पे आ गया आपका 0.0124 साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल। इसी को अगर हम दशमलव को यहाँ से हटा करके यहाँ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा 124 गुणे 4 अंकों पर दशमलव खिसका है, तो 10 की घात -4 साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम कप्पा या चालकता या कंडक्टिविटी, साथ साथ आपके रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता रो और रेजिस्टेंस को जो है किसकी सहायता से, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका जो है किसी भी दिए गए अज्ञात सॉल्यूशन के R के मान ज्ञात करने के पश्चात ही किया जा सकता है। कल आपका एक अगला टॉपिक होगा, जिसके लिए आपको ये टॉपिक जो है पूर्ण रूप से तैयार करके रखना है। जो भी समस्या हो आप हमसे पुनः जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।